हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुझे बार बार मैसेज आते हैं, इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि सर हम एमपीपीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति है जो 12th पास अभी हुआ है ना, 12th पास हुआ है और वो ग्रेजुएशन की में भी साथ में ही कर रहा है और साथ में एमपीपीएससी की तैयारी भी करना चाहता है। एक तो वो विद्यार्थी है, दूसरा विद्यार्थी वो है जो बार बार फेल हो रहा है ना, बार बार फेल हो रहा है। तो उसको भी ये लगता है कि क्या मुझे अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। या फिर वो व्यक्ति जो अन्य एग्ज़ाम्स का भी दिमाग में जो है रखा हुआ है कि कोई और एग्ज़ाम भी मैं साथ में ट्राई कर सकता हूँ। तो क्या मुझे, जैसे यूपीएससी के एग्ज़ाम है, तो यूपीएससी के साथ क्या मुझे एमपीपीएससी की तैयारी भी करनी चाहिए, या फिर मुझे 1 साल का गैप ले लेना चाहिए एमपीपीएससी में और किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। तो इन सभी टॉपिक पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। ये थोड़ा-सा करियर काउंसलिंग जैसा ही आप इसको मान लो। ये मेरे जो अनुभव रहे हैं ज़िंदगी में, वो मैं आपके साथ साझा करूँगा और थोड़ा-सा ये कि आपको थोड़ी डायरेक्शन मिल जाएगी कि आपकी जो तैयारी है, वो आपको किस तरीके से करनी चाहिए। देखो, जो 12th पास वाले बच्चे हैं या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो बच्चे नए हैं एमपीपीएससी की फ़ील्ड में, वो अगर ये सोच रहे हैं कि हम एमपीपीएससी की तैयारी करें या ना करें, तो उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे मैं बता देता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम की जब प्रिपरेशन हम करते हैं ना, आपके पास 12th के बाद में जो है 3-4 ऑप्शन ही रहते हैं। एक तो जो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश वाली जो एग्ज़ाम्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो आपकी एसएससी की एग्ज़ाम्स हैं या फिर आपकी ईएसबी यानी व्यापम की एग्ज़ाम्स है। तो ये जो एग्ज़ाम्स हैं या बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हैं, इनमें मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और दूसरी तरफ आती है हम हमारी सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम्स, जिसमें आर्ट्स जो है, उसकी आर्ट्स के जो सब्जेक्ट है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो मेरा ये बोलना है कि अगर आप मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश इन तीनों में बहुत अच्छे हैं, तो आप एसएससी की तैयारी या ईएसबी या बैंकिंग की तैयारी कर सकते हैं और इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना? आप अभी के लिए आपका प्राइमरी टारगेट होना चाहिए, देखो सबका मैं बता रहा हूँ मेरे अनुभव से, कि आगामी समय पे जो जॉब लेना है, सरकारी जॉब ख़ास तौर पे, वो बहुत ही मुश्किल होने वाला है। वैसे अभी ही बहुत मुश्किल है, लेकिन आगामी समय पे और मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? तो मेरा ये बोलना है कि अगर आप प्राइमरी स्तर पे, अगर जैसे आपकी घर की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है ना? जैसे आपके घर में मान लो जो है आपकी मंथली इनकम ज़्यादा नहीं है, पापा किसान हैं या फिर और भी कुछ कंडीशंस है आपकी, तो उस वजह से आपकी इतना ज़्यादा आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो आप एक जॉब जो सेफ़ आपके लिए ऑप्शन है, उस पे जा सकते हो। अगर आप मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में अच्छे हैं, तो आप जो है एसएससी, ईएसबी या बैंकिंग इनकी तैयारी कर सकते हैं और यहाँ से आप कोई भी जॉब ले सकते हैं, चाहे वो 12th प्लस वाली हो, है ना? चाहे वो ग्रेजुएशन वाली हो। तो इन एग्ज़ाम्स की आप तैयारी आराम से कर सकते हैं। हाँ, मुझे पता है आपका सपना सिविल सर्विसेज़ भी है। आपको लगेगा कि सर आप हमें ये राय दे रहे हैं कि हम जो है एसएससी, ईएसबी, बैंकिंग की तैयारी करें, जबकि हमने सिविल सर्विसेज़ के अलावा कुछ सोचा ही नहीं है। देखो क्या होता है ना, थोड़ा-सा प्रैक्टिकल रहना पड़ता है ज़िंदगी में, है ना? हमारा प्राइमरी उद्देश्य क्या है? नौकरी लेना है ना? शुरू में तो यही कर सकते हैं ना हम कि हम छोटी नौकरी भी ले लें। देखो कोई नौकरी छोटी-बड़ी नहीं होती है, उसके साथ आप तैयारी कर सकते हैं। मैं ये दावे के साथ आपको कह सकता हूँ कि जो तैयारी कर सकता है वो किसी भी नौकरी में कर सकता है और जो नहीं कर सकता उसको बहाने मिलते हैं करने के लिए, तो वो नहीं करेगा, है ना? वो बस 10 बहाने मारता रहेगा कि मेरे को दिन भर काम रहता है, और करने वाले जो है वो कर लेते हैं। तो जिनका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश अच्छा है, वो एसएससी, ईएसबी या बैंकिंग, ईएसबी यानी व्यापम के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और इसमें कोई छोटा समझने वाली बात नहीं है ना? मैं ये बता दूँ कि लोगों को लगता है कि जो है कोई क्या बोलेगा हमको, हमने तो हमेशा सिविल सर्विसेज़ की बात करी है। देखो कोई क्या बोलेगा उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी क्लियरिटी आपके पास होनी चाहिए, है ना? कोई आपको क्या सलाह दे रहा है, आपके ऊपर वो सलाह एप्लीकेबल हो भी रही है कि नहीं हो रही है, ये भी तो आप देखो। तो सबसे पहला तो आपका दिमाग में ये रहना चाहिए कि हमको कैसे भी करके नौकरी लेनी है ना? और ख़ास तौर पे अगर आप 25 से 30 के ब्रैकेट में हो ना ऐज के, तो आपका प्राइमरी उद्देश्य होना चाहिए कि हमको कैसे भी करके नौकरी लेना है ना? मैं आपके सपनों को दबा नहीं रहा हूँ, ना ही मैं आपको कोई गलत राय दे रहा हूँ, लेकिन ये जो ऐज है ना, इस ऐज में, और देखो ये सब एग्ज़ाम्स जो है ना, सरकारी जो एग्ज़ाम्स हैं, इनका सर्टेनिटी लेवल बहुत कम है, ख़ास तौर पे सिविल सर्विसेज़ का। सिविल सर्विसेज़ में आप ये कह नहीं सकते कि मेरा हो ही जाएगा 100%,
है ना। तो आप 25 से 30 ईयर्स की एज के हैं, अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी बार बार कर रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं, तो आप अगर किसी अन्य एग्ज़ाम में अच्छे हैं तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। जैसे अभी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 है, अगर आपकी प्रिपरेशन इस लेवल की है कि ये आप कर सकते हो, या किसी का मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग ये सब जो है ये स्ट्रॉन्ग है, तो आप, मैं बोलूँगा आप कोई दूसरी जॉब लेके रख लो, है ना। और जैसे ही आपको जॉब मिलती है वापस आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू कर दो। लोगों को ये भी डाउट रहता है, क्या सर जॉब में इतना टाइम मिल पाता है कि हम ये तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल मिल पाता है ना। मैं वो भी आपको बता देता हूँ। देखो सुबह 6 बजे से लेके तो जो 10 बजे तक का समय है, अगर आपको 10 बजे तैयार होके जाना भी है तो 9 तो है ना। उसके बाद आप शाम को 5 से 6 बजे के बीच में आ जाते हो, तो 6 बजे से 9 बजे तक के बीच में इस टाइम पे भी है। तो कुल मिला के आपके पास 6 घंटे हैं, और मैं ये आपको अनुभव के साथ और दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप इन 6 घंटों में एमपीपीएससी की एग्ज़ाम्स भी निकाल सकते हैं, अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे तो, है ना। एक एक दिन पढ़े, 8 दिन नहीं पढ़े, तो देखो उसमें तो नहीं निकलती एग्ज़ाम, लेकिन कंसिस्टेंटली अगर रोज़ पढ़ेंगे तो पक्का आपकी 6 घंटे में कोई भी एग्ज़ाम निकल जाएगी। लेकिन देखो 2 चीज़ें हैं, एक तो आप कोई नौकरी में आ गए हो और उससे आप अपग्रेड करना चाहते हो बड़ी नौकरी में। ख़ास तौर पे मैं उन लोग के लिए भी बता रहा हूँ जो किसी भी नौकरी में है और बड़ी नौकरी में अपग्रेड चाहते हैं, वो भी ये वीडियो आप देख लेना अच्छे से। देखो एक्चुअल में क्या है ना कि आपके पास ऑलरेडी जॉब है ना, तो आपके पास सर्वाइवल की लड़ाई तो नहीं है। एक होता है जिसके पास सर्वाइवल की लड़ाई है, उसको तो इन एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर लेनी चाहिए। क्योंकि सर्वाइवल अलग चीज़ होती है ना। तो आप अपग्रेड करना चाहते हो तो आपको जो सुख चैन है ना आपका, आपकी ज़िंदगी का, वो तो आपको छोड़ना पड़ेगा कुछ समय के लिए। 1-2 साल की बात है, आप छोड़ दो। जैसे आप इस समय पे क्या करते हो? रात में भी आप या तो मोबाइल चलाओगे, रील देखोगे, पिक्चरें देखोगे, या फिर दूसरों से लड़ाई झगड़े करोगे। फ्री बैठा आदमी क्या करता है? यही करता है। तो इसकी बजाय आप इन्वेस्ट कर सकते हो आपकी पढ़ाई में, है ना। तो आप चाहे एक हाउसवाइफ हो, है ना, चाहे आप किसी नौकरी में हो, मैं बोलूँगा आप तैयारी आराम से कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोक रहा तैयारी के लिए। लोगों को लगेगा जैसे हाउसवाइफ फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउसवाइफ है, तो हाउसवाइफ को सुबह का टाइम नहीं मिल रहा तो क्या हुआ? 6 से 9 का टाइम नहीं मिल रहा तो क्या हुआ? 12 से 3 का मिलता है, आप मत सोओ उसमें, है ना। नींद लेने की बजाय आप पढ़ाई कर लो। देखो आपके ऊपर है कि आप अपनी ज़िंदगी किस प्रकार से सुधारना चाहते हो। कोई भी व्यक्ति हो गया, भले ये वीडियो अगर वो व्यक्ति भी देख रहा है जिसने कभी एमपीपीएससी की तैयारी नहीं करी है, उसको भी मैं बोलूँगा कि अगर आप किसी भी नौकरी में हैं तो 2027 और 28 आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी वाले ईयर्स हैं। इनमें पोस्ट ज़्यादा आएगी, आप ट्राई कर सकते हो। देखो बहुत ही सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप पुलिस कांस्टेबल हो, ठीक है? अगर मेरा ये वीडियो आप देख रहे हो, या फिर आप एक पटवारी हो, ठीक? इन दोनों का एग्ज़ाम्पल लेके मैं बताता हूँ। पुलिस कांस्टेबल हद से हद रिटायरमेंट एज तक वो डीएसपी बन सकता है, वो भी बहुत कम चांसेस है कि वो बनेगा, है ना? लेकिन और पटवारी की अगर मैं बात करूँ तो हद से हद क्या बन सकता है, वो तहसीलदार बनेगा, है ना? बहुत ही मुश्किल है कि वो इससे ऊपर जाएगा, है ना? अब मैं इन दोनों का अंतर बताता हूँ। एक जगह आप हद से हद डीएसपी बन रहे हैं, एक जगह आप डीएसपी से शुरुआत कर रहे हैं। एक जगह आप हद से हद तहसीलदार बन रहे हैं, दूसरी जगह आप डिप्टी कलेक्टर से शुरुआत कर रहे हैं। इस लेवल का अंतर होता है और ये बहुत बड़ा लेवल है। आज आपको पता नहीं है, आज आप ऐसा मान लो आप कि आप नौकरी में खुश हो आज, कि ठीक है मैं आज जो भी है मेरे पास उसमें संतुष्ट हो जाता हूँ, ये है। देखो संतुष्टि का जो है ना, संतोषात परम सुखम, ये बोलते हैं हम कि संतुष्ट हो रहना चाहिए व्यक्ति को। होना चाहिए संतुष्ट, लेकिन किन चीज़ों में, इस पे भी तो बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारी कोई नौकरी है, अब पुलिस कांस्टेबल हो, मान लो आप 25 से 30 हज़ार रुपये महीने कमाते हो, है ना। अगर आप पैसे नहीं लेते हो तो की बात कर रहा हूँ, तो 25 से 30 हज़ार रुपये में आपका खर्चा चल जाएगा क्या? क्या ये संतुषात परम सुखम का आप डायलॉग किसी और को मार सकते हो क्या? नहीं। ये उन लोगों के लिए है जिनकी 1 लाख 1.5 लाख रुपए तनख्वाह है, तो उसका जीवन बहुत अच्छे से चल सकता है, उसके लिए है ये, है ना। तो ये बेकार की फ़िलॉसफ़ी है। मेरा बोलना ये है कि पैसा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। ये मान लो आप, आपके जीवन में आपने ये बात अब तक समझ ली होगी, है ना। तो अगर आप पुलिस कांस्टेबल भी है तो आपको और आगे बढ़ने की तैयारी करनी चाहिए। उसके लिए आप भले ही जो भी आपको समय मिल रहा है, अगर सर्विस में ही हो आप, जैसे हाउसवाइफ ही हो आप, मैं बोलूँगा मैं आपकी जगह होता ना तो मैं क्या करता, मैं खाना भी बनाता-बनाता या फिर कोई भी काम करते-करते ऑडियो लेक्चर्स के माध्यम से, या फिर वीडियो को साइड में लगा के जो है कान में ईयरफ़ोन लगा के मैं सुनता रहता। मैं कोई कसर नहीं छोड़ता सफल होने की, है ना? मैं आपकी जगह होता तो मैं यही करता। ये जो वीडियो है ये उन सभी लोगों के लिए है जिनका सपना है कि मैं बड़ा अधिकारी बनूँ, लेकिन कुछ
उनके दिनचर्या से या फिर कुछ उनके जीवन में बदलाव की वजह से वो ये नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनको ये सब करना चाहिए, है ना? आप थोड़ी-सी हिम्मत रखोगे, थोड़ा-सा त्याग करोगे, थोड़ा-सा धैर्य रखोगे, तो आप ज़रूर सफल होगे। मैं 100% इसको दावा के साथ आपको कह सकता हूँ। तो हमने जहाँ से शुरू किया था वहीं पे पहुँचते हैं वापस। आप अगर नए बच्चे हैं, तो मैं बोलूँगा अगर आप मैथ्स, रीज़निंग और इंग्लिश इनमें देखो, इनमें 2 कंडीशन बनती है हमारी, क्या-क्या? आर्थिक स्थिति के आधार पे हमारी 2 कंडीशन है। मैं आपको बता ही रहा हूँ, तो मैं आपको करियर काउंसलिंग अच्छे से ही करता हूँ। तो आर्थिक स्थिति के आधार पे एक स्थिति है कि अच्छी है आपकी आर्थिक स्थिति, ठीक है? अच्छी है। और एक ये है कि अच्छी नहीं है। तो जिसकी अच्छी है ना, वो क्या कर सकता है, वो सीधे ही एमपीपीएससी की तैयारी कर सकता है। अगर उसका सपना है एमपीपीएससी की तैयारी करना, बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपके परसेंटेज भी कम है, तो भी आप कर सकते हो। परसेंटेज की टेंशन मत लेना कि मेरे 60% है, 65 है, 70 है, क्या मैं एमपीपीएससी की तैयारी कर सकता हूँ? अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो बिल्कुल आप कर सकते हो और इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना? दूसरी बात है, दूसरा व्यक्ति वो है जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और जो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश इन तीनों में अच्छा है, तो उसको या तो एसएससी की करनी चाहिए तैयारी या ईएसबीएन व्यापम की करनी चाहिए, या फिर आर्थिक स्थिति की बात नहीं हो, पारिवारिक स्थिति वैसी नहीं हो मान लो, तो एसएससी, ईएसबी या फिर आप बैंकिंग की तैयारी आप आराम से कर सकते हो। अगर आप मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश आपकी अच्छी है तो। तो ये 2 कंडीशन बनती है। अब जब आप यहाँ से जॉब ले लोगे उसके बाद में फिर आप वापस से एमपीपीएससी की तैयारी कर सकते हो यहाँ पे, है ना? उसकी कोई टेंशन नहीं है। बोलते हैं ना कि शेर कुछ कदम पीछे जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि शेर ने छलांग लगाना बंद कर दिया है। हो सकता है शेर 2 कदम पीछे हट के वापस से और जो है एनर्जी के साथ छलांग लगाए। तो एमपीपीएससी की तैयारी आप तब कर पाओगे बहुत अच्छे से, क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं रहेगा, आपकी ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हार्श नहीं रहेगी। तो इस वजह से मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये 2 कंडीशन वाले विद्यार्थी अगर 12th पास है या फिर ग्रेजुएशन में है ना? या फिर आप मैं बोलूँगा बार-बार फेल हो रहे हैं, तो अगर मल्टीपल टाइम फेल हो गए हैं, 2-3 बार प्रीलिम्स आपकी नहीं निकली है, तो आप एमपीपीएससी के साथ में मैं बोलूँगा देखो 12th ग्रेजुएशन वाले अगर हैं, जिन्होंने अभी तैयारी शुरू नहीं की है और सोच रहे हैं कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो वो जो है वो इस ऑप्शन पे या इस ऑप्शन पे आर्थिक स्थिति के हिसाब से देख सकते हैं। बाकी वो व्यक्ति जो बार-बार फेल हो रहा है, उसके लिए मैं ये बोलूँगा कि आप भी देखिए कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, अच्छी है कि बेकार है। अगर अच्छी है तो आप 1 अटेम्प्ट और दे सकते हैं, है ना? और 2 और दे सकते हैं मैं बोलूँगा। 2027 और 2028 इस समय पे आप तैयारी मत छोड़ना, अगर आपकी तैयारी आर्थिक स्थिति ठीक-ठाक है तो। मतलब आपके घर में कोई कमाने वाला है, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं है, आपकी एज भी 25 से 30 के साथ ही है, 25-30 से ऊपर नहीं हुई है ना? या 25 से कम है, तो आप आराम से 2 साल आप एमपीपीएससी की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि 2 साल में पोस्ट बहुत अच्छी आएगी, ये बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है आपके लिए। लेकिन अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो आप एमपीपीएससी की इन 2 सालों में तैयारी तो करो ही करो, लेकिन आप साथ में ये वाला जो ऑप्शन है, इसको भी आप ज़रूर साथ में रखो। आप क्या कर सकते हो, अब ये भी लोगों को लगेगा कि सर फिर हम जब सोच ही रहे हैं दोनों की तैयारी करने का, तो हम फिर कैसे करें? तो मैं ये भी आपको बता देता हूँ। देखो, आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2026 चल रहा है ना? और अभी मान लो आप 2027 की एमपीपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं और ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की भी कर रहे हैं तैयारी, है ना? तो आप इन दोनों को साथ में कैसे लेके चल सकते हो, मैं ये भी बता देता हूँ आपको। जैसे आपका पूरा दिन होता है ना, तो दिन को हमेशा क्या किया करो कि डिवाइड कर लिया करो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम पढ़ाते हैं आरंभ बैच और प्रहार बैच में, तो उसमें भी हमने यही कर रखा है कि दिन का एक हिस्सा यानी हम सुबह 6 बजे से लेके तो 11 बजे तक जो है प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं और 11 बजे से जो है रात तक वापस 10 बजे तक जो है हम मेंस की तैयारी करते हैं। सुबह 6 से 11 हम प्री की तैयारी करते हैं और शाम तक हम पूरा दिन भर जो है रात को 10 बजे तक 11 बजे से लेके तो रात को 10 बजे तक हम मेंस की तैयारी करते हैं, है ना? इसमें बीच में रिवीजन प्रैक्टिस सब होता है। ये हम 2 हिस्सों में इसको तोड़ सकते हैं। लेकिन आप इसको 3 हिस्सों में तोड़ सकते हो। जैसे प्री की तैयारी तो आप करो ही करो, नो डाउट, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अभी मैं बोलूँगा जैसे ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 है, ये अक्टूबर में शायद इसके एग्ज़ाम है या सितंबर में, देख मेरे को पता नहीं है इसके बारे में। तो इसमें आप अभी ये मेंस को रोक सकते हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। देखो इसका फ़ायदा क्या है मैं बताता हूँ, ये जो प्री है ना, प्री को बंद मत करना, क्योंकि प्री आपको यहाँ भी मदद करेगी, है ना? क्योंकि प्री में जो सब्जेक्ट्स है वो साइंस हो गया या फिर आईसीटी इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गया या फिर एमपीजीके हो गया, वो यहाँ भी आपको मदद करेगी। लेकिन ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की तैयारी करने वाले अभी मेंस की तैयारी आप मत करो।
है ना? आप क्या करना, जब आपकी ये एग्ज़ाम हो जाएगी, अगर ये निकल गई तो वेल एंड गुड, नहीं निकली तो फिर एमपीपीएससी की आपकी एग्ज़ाम तो है ही है। लेकिन यहाँ भी लोगों को लगता है कि फिर सर तब तक तो मेंस की जो एग्ज़ाम है वो तो हाथ से निकल जाएगी, नहीं। तब भी आपके पास नवंबर, दिसंबर का समय बचेगा और साथ में आप जनवरी भी इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि तब तक आप प्री की तैयारी पूरी कर चुके होंगे, है ना? तो ये हर प्रकार से आप कहीं न कहीं तीसरा ऑप्शन निकाल सकते हो। लोग क्या करते हैं कि लोग बस ये बोल के और हट जाते हैं पीछे कि सर जो है टाइम नहीं मिल रहा है या फिर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। देखो, हर चीज़ का विकल्प होता है, आप विकल्प निकाल सकते हो, है ना? तो मेरे को नहीं लगता कि इसके अलावा आपको कुछ और जानकारी की ज़रूरत है। सब आपको मैंने बता दी है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप 12th में हैं या ग्रेजुएशन में हैं, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप एमपीपीएससी गो फॉर इट, ओके? 2027-28 से अपॉर्च्युनिटी कभी नहीं आएगी आपके पास। उसके बाद आप, अगर आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं है और आप फिर भी सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप साथ में कोई और एग्ज़ाम भी ले सकते हो या फिर उन एग्ज़ाम की तैयारी करके आप सिविल सर्विसेज़ की तरफ आ सकते हो। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जो 2-3 बार फेल हो गए हैं, उनको मैं बोलूँगा निश्चित तौर पे आपको 1 साल एमपीपीएससी ट्राई करनी चाहिए, 1-2 साल। उसके बाद आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, अगर आपके पास ऐज है तो, है ना? क्योंकि यहाँ थोड़ा-सा रिलेटिवली सर्टेनिटी ज़्यादा है यूपीएससी की तुलना में। दूसरी बात, जो व्यक्ति बार-बार फेल हो रहा है और जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, वो 2027-28 को भी ट्राई कर सकता है। नहीं है अगर आर्थिक स्थिति अच्छी, तो ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 या एमपीपीएससी की जो व्यापम और एमपीपीएससी की जो अन्य एग्ज़ाम्स हैं, जो पार्ट ए, पार्ट बी वाले एग्ज़ाम है, या फिर अगर आप एलिजिबल हो तो, या फिर ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 या व्यापम की कोई एग्ज़ाम है, तो उनकी आप तैयारी उसको भी साथ में लेके चल सकते हो, है ना? तो लगभग सभी बच्चे, ये हाउसवाइफ़ भी तैयारी कर सकती है, वर्किंग क्लास भी तैयारी कर सकते हैं। मैं बोलूँगा तैयारी में कोई बाधा नहीं है, कोई भी व्यक्ति कभी भी तैयारी कर सकता है, बस ज़रूरत है तो आपके अंदर एक ज्वाला की, आग की। अगर आपके अंदर है इच्छा आपकी कि मुझे बड़ा मुकाम हासिल करना है ज़िंदगी में, या मैं जो कर रहा हूँ इतने से खुश नहीं हूँ, है ना? तो आप निश्चित तौर पे आगे बढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं और मैं बोलूँगा ये तैयारी आप हमारे साथ करो तो और ज़्यादा बेहतर है। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर पे रह के तैयारी कर सकते हैं। हम टेलीग्राम पे ग्रुप के माध्यम से तैयारी कराते हैं, है ना? लगभग मेंस की तैयारी हमारे बच्चे, लगभग 300 बच्चे हो गए हैं इसमें, जो तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ मेंस की। और हमारे साथ प्रीलिम्स में लगभग 260 बच्चे हो गए हैं, ये पुराना डाटा है, जो हमारे साथ प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं, तो इससे आपका समय बचेगा, पैसा बचेगा। मैं नहीं बोलूँगा कि आप इंदौर जाइए या बड़ी-बड़ी कोचिंग आप जो है लगाइए। यहाँ पे ऑडियो लेक्चर्स की मदद से मैं पढ़ाता हूँ। देखो, मैं इसीलिए ये फ़ॉर्मेट लिया हूँ, मैं वीडियो के माध्यम से नहीं पढ़ाता हूँ, उसकी वजह भी बता देता हूँ। देखो, वीडियो की मदद से क्या होता है, दिक्कत ये होती है कि हम 2 से 3 वीडियो से ज़्यादा आप एक साथ नहीं देख पाओगे, आप थक जाओगे, आँखें भी आपकी थक जाएगी, है ना? और दूसरी बात क्या है ना, ऑडियो के माध्यम से क्या होता है, आपको जैसे ऑडियो है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल रिवीजन सीरीज़ यूनिट 3 हम पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, भारत के खनिज संसाधन हमने इसमें पढ़ी। हमने रैंकिंग भी अपडेट कर ली इसमें। इसमें क्या होता है, मैं जिस भी रिसोर्सेज़ से पढ़ाता हूँ ना आपको, उसकी पीडीएफ आपको पहले मिल जाती है अंडरलाइन करके, है ना? अंडरलाइन करके। तो उसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें अंडरलाइन भी हो जाती है, स्टार भी मार्क कर देते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप क्या कीजिए, हमने ये फॉर्मेट ही इसीलिए तैयार किया है कि आप क्या कीजिए कि आप ऑडियो लेक्चर्स को साथ में सुनते रहिए और हमारी जो पीडीएफ उसको ओपन कर लीजिए और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सामने दिखती जाएगी, तो आप ये भी सीखेंगे कि इंपॉर्टेंट चीज़ें कैसे निकालनी है। थोड़ा आपका कंसंट्रेशन भी इससे बढ़ेगा, आपका जो टाइम वेस्ट होता है वो भी नहीं होगा। ऑडियो आप दिन में भले 10 लेक्चर भी सुन लोगे तो भी आपको थकान महसूस नहीं होगी। साथ में आप नोट्स भी बना पाओगे और आप स्पीड में भी इसको सुन सकते हो। तो ये बहुत अच्छा कन्वीनिएंट माध्यम है, इसीलिए मैं बोलूँगा। और हम लोग, आज राखी का दिन भी है तो 28 आज तारीख है, तो ये इसकी फ़ीस भी बहुत कम रखी है। जो प्रीलिम्स है इसकी फ़ीस मात्र 1000 रुपये है, मेंस की 1500 रुपये, फाउंडेशन की 2500 रुपये है ना? तो ये आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, बाकी टेस्ट सीरीज़ भी आप जॉइन कर सकते हो। मैंने कई बार आपको बताया कि टेस्ट सीरीज़ हमसे अच्छी कोई भी नहीं ले सकता मार्केट में, है ना? ये दावा है हमारा, गारंटी है, क्योंकि विश्वास भी है ना हमको, हम 8-8 बार प्रीलिम्स क्वालीफाई किए हैं, तो हमको थोड़ा-सा विश्वास भी है कि हमारा तकनीक सही है। जैसे आप मुझसे पढ़ रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अश्वद अकेडमी से पढ़ना चाहते हो, तो आपको हमसे क्यों पढ़ना चाहिए? इसके पीछे एक ही लॉजिक है बस केवल, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं ना, हमने 8 बार लगातार ये एग्ज़ाम क्वालीफाई किए। कभी मेरा मेंस नहीं रुका, कभी भी नहीं रुका, है ना? तो अगर आप हमसे पढ़ रहे हो या हमारे साथ, मेरे साथ और भी जो लोग हैं पढ़ाने में, ये अगर आप हमसे पढ़ रहे हो, तो आपको एक विश्वास है कि जिस व्यक्ति ने मंजिल पा ली है,
वो व्यक्ति अगर रास्ता बताएगा तो पक्का हम भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि वो कचरा नहीं बताएगा हमको, वो पहुंचा है तो हमको भी पहुंचा सकता है, इस बात का विश्वास रहता है, इसीलिए आप हमसे पढ़ सकते हो, है ना। और फीस इतनी भी इसलिए ली जा रही है आपको, क्योंकि आप में जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको पता चलेगा कि इतनी कम फीस लेने की वजह से भी बच्चे जो है सीरियस नहीं होते। 1000 रुपये खोने का किसी को डर रहता नहीं है। आपको 100 रुपये 1 यूनिट का मिल रहा है, 100 रुपये बस, जो कि आप यूँ ही खर्च कर देते हो। लेकिन इतना लेना भी ज़रूरी है, मैं तो बोलूँगा इससे ज़्यादा लेना ज़रूरी है। कारण ये है कि बच्चे मैंने देखे हैं हमारे ग्रुप में कि एक्टिव ही नहीं रहते हैं, उनको खोने का डर ही नहीं है। 1000 रुपये तो किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे ही खर्च कर देता है कोई भी, है ना। तो आप इंदौर में मान लो आप रूम लेके भी ले रहे हो ना, तो 3000 रुपये महीने, नहीं 3 तो बहुत कम बता दिए मैंने, कम से कम 5 से 7 हज़ार रुपये महीने तो आपके महीने के चार्ज लगते हैं। यहाँ पे आपको 1000 रुपये में पूरा प्रीलिम्स का कोर्स पढ़ाया जाता है। 1000 में पूरी टेस्ट सीरीज़, आपको 40 टेस्ट दिए जाते हैं। 1500 रुपये में पूरी की पूरी मेंस आपको पढ़ाई जाती है। ये मैं बता रहा हूँ ना, ये कोई अगर 50,000 में भी करा देना और इस क्वालिटी के साथ पढ़ा देना 50,000 में भी, जो ये दावा कर दे कि यार 80-80, 70-70 प्लस जो है क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए में से सीधे आए हैं, ये दावा कर देना, तो हो सकता है हम बंद ही कर दें पढ़ाना, है ना? इतनी हम गारंटी दे सकते हैं, ठीक है? तो आप, अगर आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड कुछ डाउट भी है, पढ़ाई से रिलेटेड, मतलब ज़िंदगी मतलब पढ़ाई से रिलेटेड, आप अपने पर्सनल डाउट लेके मत आ जाना कि सर मैं इससे प्यार करता था, वो मुझे छोड़ के चली गई। तो ये डाउट मेरे पास लेके मत आना, है ना? ये आपकी निजी ज़िंदगी के डाउट है, आप इसको अपने हिसाब से सोल्व कर लेना। बाकी ये राखी का उपहार है मेरी तरफ से आपको ये वीडियो, और साथ में ये भी कि आप आज के दिन ख़ास तौर पे ये ऑफ़र है, बाकी फिर ये फ़ीस बढ़ जाएगी। तो मेरा ऐसा बोलना है कि आप जॉइन कर लो इसको, और कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ लो। टेलीग्राम का एक हमारा मेन ग्रुप है अश्वथ अकेडमी का, वहाँ पे जाके मैसेज कर देना। बाकी आपसे मनीष जो है वो संपर्क करके आपको जॉइन करवा देगा, ठीक है? और हम टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से ही पढ़ाते हैं। हम कोई वीडियो या एप्लीकेशन हमारा नहीं है, ठीक है? क्योंकि वो मुझे ठीक भी नहीं लगता, और मेरा एक अलग यूनिक तरीका है, जिससे मैं कॉम्प्रोमाइज़ करता भी नहीं हूँ, मेरा तरीका अलग है। आप जब जॉइन करोगे तो आप जान जाओगे इस चीज़ को, ठीक? मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ, रिलेटिव बात करता हूँ। दूसरी बात ये है कि टाइम आपका ख़राब नहीं होने देता हूँ। कम समय में ज़्यादा चीज़ें हम कवर करते हैं। तो ये मुझे बस आपको ये बताना है, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।